जय हिंद साथियों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। साथियों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में हम साथियों आपके लिए करा रहे हैं एमए फर्स्ट ईयर का फोर्थ पेपर, जो साथियों जिसमें हमने आपके लिए लिया है इंपोर्टेंट क्वेश्चन। इस वीडियो में हमने आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों नेक्स्ट वीडियो जैसे हम अपलोड करें आप तक उसकी नोटिफिकेशन पहुंच जाए। और साथियों हम आपको बता दें कि हम एमए फर्स्ट ईयर की और सेकंड ईयर की हम सीरीज चला रहे हैं, जिसमें साथियों आपके लिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं। चलिए साथियों, बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध एमए फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस कोर्स फोर्थ, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी मेरठ, लेटेस्ट सिलेबस यानी इंटरनेशनल रिलेशन G271 साथियों आपका पेपर कोड है। और साथियों इस वीडियो में हम आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन कराने वाले हैं, तो साथियों बने रहे वीडियो के अंत। इस वीडियो में साथियों आपको हम एक क्वेश्चन कराएंगे जो साथियों परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए साथियों चलते हैं उस क्वेश्चन की तरफ। कौन सा क्वेश्चन है साथियों? प्रश्न नंबर 11। लेकिन जो साथियों हमारा वीडियो क्रम है वो है पहला। इस वीडियो में आपका पहला क्वेश्चन और एक ही क्वेश्चन इस वीडियो में आपको कराने वाले हैं। प्रश्न, निःशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? यानी निःशस्त्रीकरण का क्या अर्थ है? निःशस्त्रीकरण के विभिन्न रूपों की विवेचना कीजिए, अथवा निःशस्त्रीकरण के पक्ष तथा विपक्ष में अपने विचार प्रस्तुत कीजिए, अथवा निःशस्त्रीकरण की आवश्यकता एवं दर्शन पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो साथियों इस तरीके का आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और साथियों यदि आप इन तीनों में से कोई सा भी क्वेश्चन देख लें, साथियों क्वेश्चन का पूछने का तरीका बदल जाता है, लेकिन जब आप उत्तर करते हो तो आपको उत्तर वही करना है जो साथियों आपका पहले का करना था, वही दूसरे का करना है, वही तीसरे का। इन तीनों के उत्तर इसी में आ जाएगा साथियों। तो साथियों चलते बिना रुके आगे देखते हैं इसका उत्तर। निःशस्त्रीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। निःशस्त्रीकरण का अर्थ एवं परिभाषाएं। निःशस्त्रीकरण एक ऐसा कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य घातक शस्त्रों के प्रयोग तथा उनकी प्रकृति से उत्पन्न विशिष्ट खतरों को कम करना है। इसका लक्ष्य पूर्ण रूप शस्त्र विहीन कर देना नहीं है, अपितु भीषण व विनाशकारी अस्त्रों के निर्माण को प्रतिबंधित करना है। इस प्रकार निःशस्त्रीकरण का वास्तविक लक्ष्य विद्यमान घातक हथियारों के प्रभाव को कम करना रहा है। निःशस्त्रीकरण को निम्नलिखित शब्दों में परिभाषित किया जा सकता है। पहला, मॉर्गेंथो के शब्दों में शस्त्र दौड़ को समाप्त करने के उद्देश्य से विशेष अथवा सभी प्रकार के शस्त्रों का बहिष्कार या कटौती निःशस्त्रीकरण कहलाता है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। सिलीचर के शब्दों में शाब्दिक रूप में इसका अर्थ शारीरिक अहिंसा के लिए भौतिक तथा मानवीय साधनों का बहिष्कार या कटौती, परंतु कुछ वर्षों के पश्चात इसका कार्य अब दो या दो से अधिक राष्ट्रों द्वारा स्वेच्छा से समझौते द्वारा ऐसे सभी उपकरणों को सीमित करना, कटौती करना, उन्मूलन या नियंत्रण करना कुछ भी हो सकता है। वीवी डाइक के शब्दों में सैन्य शक्ति से संबंधित किसी भी नियंत्रण करने या प्रतिबंध लगाने के लिए के कार्य को निःशस्त्रीकरण की कार्रवाई समझा जाता है। जैकब तथा आथर्टन के शब्दों में निःशस्त्रीकरण की राजनीतिक, सामूहिक सुरक्षा तथा क्षेत्रीय समझौते के बिल्कुल विपरीत है। भयंकर निवारक शक्ति की भयंकरता को दिखाने के स्थान पर निःशस्त्रीकरण ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न करता है जो एक देश को इस बात का आश्वासन दिलाती है कि दूसरे देश न तो उस पर आक्रमण करने की कोई भावना रखते हैं और न ही कम से कम निकट भविष्य में ऐसा करने के योग्य हैं। रणनीति यह है कि शस्त्र शक्तियों के संघर्ष के स्थान पर उन्हें शांत किया जाएगा। चलिए साथियों आगे देखते हैं। साथियों ये हमारी चौथी वीडियो है इस पेपर की, और इससे पहले हमने 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। यदि साथियों आपने अभी तक वो नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब प्लेलिस्ट में जाइए, वहां से आपको देखने को मिल जाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। मॉर्गेंथो ने सामान्य और स्थानीय तथा मात्रात्मक और गुणात्मक निःशस्त्रीकरण के भेद पर विशेष बल दिया। सामान्य निःशस्त्रीकरण में सभी राज्य भाग लेते हैं, जबकि स्थानीय निःशस्त्रीकरण में सीमित संख्या में ही राज्य सम्मिलित होते हैं।
निशस्त्रीकरण पूर्ण भी हो सकता है, जैसा कि अमेरिका पूर्ण निशस्त्रीकरण पर बल दे रहा है, जबकि रूस गुणात्मक निशस्त्रीकरण के पक्ष में है। वस्तुतः निशस्त्रीकरण शब्द का प्रयोग अनेक अर्थों में किया जाता है, जैसे शस्त्रों को सीमित करना, शस्त्रों को कम करना, उनका उन्मूलन करना या शस्त्रों पर नियंत्रण करना। मोर्गेंथो के अनुसार शस्त्रों की कटौती या उन्हें समाप्त करने की योजना ही निशस्त्रीकरण है। यह अब एक व्यापक शब्द बन गया है, जिसमें शस्त्रों को नियमित करने के किसी भी पक्ष को सम्मिलित किया जा सकता है। इस प्रकार निशस्त्रीकरण संपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शस्त्र संघर्ष के स्थान पर समस्याओं को शांतिपूर्ण ढंग से आपसी सद्विश्वास और सहानुभूति से सुलझाने का दूसरा नाम है। चलिए साथियों आगे देखते हैं। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि साथियों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। चलिए देखते हैं आगे। निशस्त्रीकरण के विभिन्न रूप। मोर्गेंथो ने निशस्त्रीकरण के निम्नलिखित रूपों का उल्लेख किया है। पहला, सामान्य निशस्त्रीकरण। सामान्य निशस्त्रीकरण के अंतर्गत इस प्रक्रिया में सभी संबंधित राष्ट्र भाग लेते हैं। इसका श्रेष्ठ उदाहरण नौसैनिक शस्त्रीकरण संबंधित परिसीमा की वाशिंगटन संधि है। इस संधि पर प्रमुख नौसैनिक शक्तियों ने हस्ताक्षर किए थे। सन 1932 में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन हुआ, जिसमें विश्व के अधिकांश राष्ट्र राज्यों के सदस्यों ने प्रतिनिधि के रूप में भाग लिया था। दूसरा, स्थानीय निशस्त्रीकरण। इस प्रकार में सीमित संख्या में ही राष्ट्र भाग लेते हैं। 1871 में अमेरिका तथा कनाडा के बीच संपन्न रसवागोट समझौता इसका श्रेष्ठ उदाहरण है। तीसरा, मात्रात्मक निशस्त्रीकरण। यह सभी प्रकार के सशस्त्रीकरण में संपूर्ण कटौती पर बल देता है। सन 1932 में विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में उपस्थित अधिकांश राष्ट्र का यही उद्देश्य था। चौथा, गुणात्मक निशस्त्रीकरण। क्या गुणात्मक निशस्त्रीकरण? यह विशेष प्रकार के शस्त्रों में कटौती अथवा इनके उन्मूलन का पक्षधर है। उदाहरण के लिए ब्रिटेन ने 1932 के विश्व निशस्त्रीकरण सम्मेलन में आक्रमणकारी शस्त्रों को अवैधानिक कराने का प्रयास किया था। साथियों आगे देखते हैं और उदाहरण क्या था, यानी प्रयास क्या था। चौथा देख लिया हमने साथियों हमने। अब पांचवी तरफ चलते हैं। पांचवा, पूर्ण अथवा व्यापक निशस्त्रीकरण। यह पूर्ण अथवा व्यापक निशस्त्रीकरण यह इस प्रकार की अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की स्थापना पर बल देता है, जिसमें युद्ध करने के संपूर्ण मानवीय तथा भौतिक साधन समाप्त कर दिए जाएं। छठा, अनिवार्य निशस्त्रीकरण। यह युद्ध के उपरांत विजयी राष्ट्रों पर लागू होता है। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत जर्मनी पर ऐसा ही एक तरफा निशस्त्रीकरण थोपा गया था। सातवां, ऐच्छिक निशस्त्रीकरण। इसके अंतर्गत विभिन्न राष्ट्र स्वेच्छा से अंतर्राष्ट्रीय संधि द्वारा लागू निशस्त्रीकरण की स्थिति को स्वीकार करते हैं। आठवां, परंपरागत निशस्त्रीकरण। इस प्रकार के निशस्त्रीकरण में परंपरागत हथियारों को कम अथवा समाप्त करने पर विचार किया जाता है। साथियों आप इसकी हेडिंग को विशेष ध्यान दें, क्योंकि साथियों आपको हेडिंग के काफी नंबर दिए जाते हैं। 9, परंपरागत निशस्त्रीकरण साथियों 9, परमाणु निशस्त्रीकरण। वर्तमान में विश्व के अनेक राष्ट्रों के पास परमाणु अस्त्र है। अनेक राष्ट्रों ने परमाणु अस्त्र के निर्माण की तकनीक प्राप्त कर ली है, अतः वर्तमान में परमाणु निशस्त्रीकरण की बहस छिड़ी हुई है। वर्तमान परमाणु युग में अणु शक्ति से संबंधित घातक शस्त्रों पर रोक की योजना अधिक महत्वपूर्ण बन गई है तथा परंपरागत शस्त्रों, बंदूक, तोपें, मशीन गन, बम वर्षक आदि का महत्व घट गया है। आगे देखते हैं साथियों, निशस्त्रीकरण के पक्ष में तर्क अथवा निशस्त्रीकरण की आवश्यकता एवं दर्शन। क्या है हेडिंग? निशस्त्रीकरण के पक्ष में तर्क अथवा निशस्त्रीकरण की आवश्यकता एवं दर्शन। देखते हैं इसको साथियों।
अगर यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें और साथियों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साथियों नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन की है उसको अपलोड करने वाले हैं साथियों। मानव जाति को परमाणु शक्ति के सर्वनाश की आशंका से मुक्त रखने के उद्देश्य से निशस्त्रीकरण को एक ऐसा आदर्श उपाय माना जाता रहा है जो विश्व शांति और सुरक्षा की गारंटी दे सकता है। वर्तमान युग में निशस्त्रीकरण की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अनेक विद्वानों ने इसके पक्ष में निम्नलिखित तर्क दिए हैं। पहला, सशक्तिकरण मानव जाति के सर्वनाश का प्रतीक यानी परमाणु शस्त्रों के निर्माण ने समस्त मानव जाति को जीवन और मृत्यु के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया है। परमाणु बम का प्रथम परीक्षण 6 अगस्त 1945 ईस्वी को जापान के हिरोशिमा तथा नागासाकी नगरों पर हुआ था, जिसमें कुछ ही क्षणों में 2.5 लाख व्यक्ति मौत के आगोश में चले गए और अरबों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आज तो ऐसे भयानक अस्त्र शस्त्र बन चुके हैं कि उनके प्रयोग से संपूर्ण विश्व को अनेक बार समूल नष्ट किया जा सकता है। परमाणु बमों के अतिरिक्त हाइड्रोजन, न्यूट्रॉन तथा जीवाणु बमों की भयानकता और विनाशकारी शक्ति का उल्लेख शब्दों में नहीं किया जा सकता। खाड़ी युद्ध 1991 में जिन विनाशकारी शस्त्रों का प्रयोग हुआ उनकी प्रभावशीलता को देखकर संपूर्ण विश्व स्तंभ रह गया था। अतः दिल्ली और मैक्सिको में आयोजित निशस्त्रीकरण सम्मेलन में मानव जाति की सुरक्षा की आगे देखते हैं साथियों बात उठाई गई थी। वर्तमान में संपूर्ण मानव जाति परमाणु के बारूद पर बैठी हुई है, अतः उसकी सुरक्षा के लिए निशस्त्रीकरण किया जाना अति आवश्यक है। दूसरा, अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी। यह सत्य है कि शस्त्रों के उत्पादन तथा प्रतिस्पर्धा ने राष्ट्रों के बीच प्रतिद्वंद्विता एवं तनाव उत्पन्न किया है। भारत और पाकिस्तान के मध्य तनाव इसका ज्वलन उदाहरण है। राष्ट्रीय हितों के टकराव के कारण राज्य दूसरे राज्य के विरुद्ध शस्त्रों का जमाव करते हैं और इसके परिणाम स्वरूप युद्ध की आशंका निरंतर बनी रहती है। पश्चिम एशिया की विस्फोटक स्थिति शस्त्रों की प्राप्ति की प्रतिस्पर्धा का ही परिणाम है। अतः अंतर्राष्ट्रीय तनाव में कमी लाने के लिए निशस्त्रीकरण एवं आदर्श उपाय सिद्ध हो सकता है। ठीक है साथियों, आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट, विश्व शांति की स्थापना तथा भावी युद्धों की रोकथाम यानी विश्व शांति की स्थापना तथा भावी युद्धों की रोकथाम। विश्व शांति को स्थापित रखने के लिए तथा भावी युद्धों की रोकथाम के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। निशस्त्रीकरण की प्रकृति से पता चलता है कि अस्त्र शस्त्रों की होड़ से ही राष्ट्र युद्ध के लिए तत्पर होते हैं। प्रथम और द्वितीय विश्व युद्धों का प्रमुख कारण विभिन्न राष्ट्रों के मध्य सैन्य प्रतिस्पर्धा व सशक्तिकरण की भावना ही थी। पुनः यही स्थिति उत्पन्न हो गई जिसके परिणाम स्वरूप विश्व शांति और राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ गई। मोर्गेंथो के अनुसार यह विश्वास किया जाता है कि शांति की स्थापना का सबसे महत्वपूर्ण उपाय निशस्त्रीकरण है। यह शक्ति संघर्ष को समाप्त करने में सहायता कर सकता है। जब तक निशस्त्रीकरण नहीं होगा, युद्ध तथा विनाश का अंत नहीं हो सकता। शस्त्रों के उत्पादन से ही युद्ध की संभावना जन्म लेती है तथा असुरक्षा की भावना उत्पन्न होती है। ठीक है साथियों, ये था साथियों आपका तीसरा पॉइंट। अब चलते हैं साथियों चौथे पॉइंट पर। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साथियों जैसे हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए साथियों। और साथियों अपने फ्रेंडों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए आगे देखते हैं चौथा पॉइंट, तृतीय विश्व युद्ध की संभावना। तृतीय विश्व युद्ध की संभावना।
द्वितीय विश्व युद्ध के बाद परमाणु शस्त्रों का उत्पादन इतने बड़े पैमाने पर हुआ कि जिसके परिणाम स्वरूप तृतीय विश्व युद्ध की संभावना निकट भविष्य में दिखाई पड़ने लगी। तृतीय विश्व युद्ध में निश्चित रूप से परमाणु शस्त्रों का प्रयोग होगा और संपूर्ण मानव जाति विनाश के गर्त में डूब जाएगी। इस भयावह स्थिति की कल्पना के कारण ही विभिन्न निशस्त्रीकरण सम्मेलनों में विश्व शांति व सुरक्षा के संबंध में गंभीर चिंता व्यक्त की जाती रही है और निशस्त्रीकरण हेतु विश्व स्तर पर जागरूक जनमत की आवश्यकता पर बल दिया जा रहा है। वास्तव में आज हम शस्त्रों की दौड़ के स्थान पर शांति के लिए दौड़ की आवश्यकता है, यानी शस्त्रों की दौड़ के स्थान पर शांति के दौड़ के लिए आवश्यकता है। लोक कल्याणकारी कार्यों में वृद्धि। सशक्तिकरण लोक कल्याणकारी कार्यों की उपेक्षा करता है। ठीक है साथियों, सशक्तिकरण की प्रतिस्पर्धा से विश्व से सभी राष्ट्र, चाहे वे छोटे या बड़े, निर्धन हो या धनी, अपने बजट का अधिकांश भाग शस्त्रों के उत्पादन पर व्यय करते हैं। इराक तथा पाकिस्तान जैसे राष्ट्र इस तथ्य की पुष्टि करते हैं यदि यही विशाल धनराशि मानव समस्या के उन्मूलन और लोक कल्याण के कार्यों हेतु व्यय की जाए तो समस्त मानव जाति सुख, स्मृति तथा शांति का जीवन व्यतीत कर सकती है। आगे देखते हैं साथियों, अतः मानव जाति के कल्याण के लिए निशस्त्रीकरण को एक अत्यधिक आवश्यक उपाय बताया गया है। छठा, महाशक्तियों के हस्तक्षेप पर रोक। वर्तमान युग में शस्त्रों की प्रतिस्पर्धा के कारण विश्व के बड़े राजशस्त्रों के निर्यात के माध्यम से आयात करने वाले राज्यों के आंतरिक मामलों के हस्तक्षेप करते हैं तथा उनकी अर्थव्यवस्था एवं राजनीतिक स्थिरता को भंग करते हैं। अमेरिका द्वारा पाकिस्तान में और रूस द्वारा अफगानिस्तान में जो हस्तक्षेप हुआ है उसके मूल में शस्त्र निर्यात की नीति ही थी। सातवां, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का उन्मूलन। शक्तिशाली देश अपने शस्त्रों के भंडार के बल पर ही अपनी शक्ति और अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं। इस प्रकार सशक्तिकरण साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद को भी प्रोत्साहन देता है। यदि निशस्त्रीकरण किया जाए तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का स्वयं अंत हो जाएगा। सामूहिक सुरक्षा से अधिक विकसित अवधारणा। आगे देखते हैं कि सामूहिक सुरक्षा से अधिक विकसित अवधारणा। निशस्त्रीकरण शक्ति का प्रत्यय साधन है तथा इस संबंध में यह सामूहिक सुरक्षा की भावना की अपेक्षा अधिक विकसित अवधारणा है कि जहां सामूहिक सुरक्षा में युद्ध छिड़ने के बाद सभी राष्ट्रों के सामूहिक प्रयत्नों द्वारा इसे सीमित करने का प्रयत्न किया जाए, वहां निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण युद्ध के स्थान पर अधिक विकसित उपाय प्रस्तुत करते हैं। संक्षेप में हम कह सकते हैं कि वर्तमान युग में निशस्त्रीकरण की आवश्यकता मुख्य दो कारणों से अनुभव की गई। परमाणु युद्ध का भय तथा अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में संदेह और तनाव में वृद्धि। इस संबंध में टायनविक ने उचित ही लिखा है कि परमाणु युद्ध में हमने युद्ध को समाप्त नहीं किया था, क्या कह रहा है कि परमाणु युग में हमने युद्ध को समाप्त नहीं किया तो युद्ध ही हमें समाप्त कर देगा। आज पश्चिम एशिया, लैटिन अमेरिका तथा दक्षिण एशिया में जो तनावपूर्ण स्थिति है उसका प्रमुख कारण सशक्तिकरण है, जिसके द्वारा महाशक्तियां अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करती हैं। किसका? जिसके द्वारा महाशक्तियां अपने प्रभाव क्षेत्र का विस्तार करती हैं। यह था साथियों आपका 8वां पॉइंट। आगे देखते हैं निशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क। क्या? निशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क। कुछ विद्वानों ने निशस्त्रीकरण के विपक्ष में तर्क देते हुए यह स्वीकार करने के लिए तत्पर नहीं है कि विश्व शांति के लिए निशस्त्रीकरण आवश्यक है। इन विद्वानों ने कुछ तर्क निम्नलिखित हैं। पहला, युद्ध की आशंका में वृद्धि। निशस्त्रीकरण से युद्ध अथवा आक्रमण होने की आशंका अधिक हो बढ़ेगी। निशस्त्रीकरण से जिन राष्ट्रों के पास शस्त्र कम होंगे उन पर आक्रमण होने की आशंका अधिक बढ़ सकती है। दूसरा, वैज्ञानिक तथा तकनीकी विकास में कमी। निशस्त्रीकरण से वैज्ञानिक
तथा तकनीक क्षेत्र में मानव जाति पर विपरीत प्रभाव पड़ेगा और मानव जाति नवीन वैज्ञानिक व तकनीकी उपलब्धियों से वंचित रह जाएगी। तीसरा, आर्थिक मंदी के लिए उत्तरदायी। निःशस्त्रीकरण से आर्थिक मंदी उत्पन्न होगी तथा स्मृति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा। चौथा पॉइंट, आर्थिक मंदी के लिए उत्तरदायी। निःशस्त्रीकरण से आर्थिक मंदी उत्पन्न होगी तथा स्मृति के मार्ग में अवरोध उत्पन्न होगा। चौथा, शस्त्र नहीं वरन राजनीति विवाद युद्ध का कारण। आलोचक निःशस्त्रीकरण के शांति सिद्धांत के तर्क को स्वीकार नहीं करते हैं। उनका यह तर्क है कि शस्त्र युद्ध को प्रेरित नहीं करते हैं वरन राजनीति विरोध तथा शत्रुता मानसिक युद्ध का कारण बनते हैं, जो बदले में युद्ध सामग्री के निर्माण पर बल देते हैं। एस.एम. पैसोली के शब्दों में एक उपकरण केवल एक उपकरण होता है तथा आज तक यह प्रमाणित नहीं कर सका है कि हथियारों के कारण युद्ध होता है तथा इसके विपरीत न ही यह प्रमाणित कर सकता है कि केवल युद्ध अथवा युद्ध का खतरा ही शस्त्रों के जन्म देता है। पांचवा, शस्त्रों की उपस्थिति युद्ध निवारक के रूप में। अनेक विद्वानों का यह मत है कि शस्त्र युद्ध निवारक के रूप में कार्य करते हैं। यह बात आधुनिक युग में उचित प्रतीत होती है क्योंकि परमाणु तथा दूसरी प्रकार के भयंकर शस्त्रों की उपस्थिति के कारण राष्ट्र और विवादों का समाधान करने के लिए युद्ध का खतरा उठाना नहीं चाहते। क्विंसी राइट का मत है कि निःशस्त्रीकरण शायद युद्ध की बारंबारता में वृद्धि कर देगा। युद्ध से बचने का प्रभावशाली साधन युद्ध के लिए तैयार होना तथा युद्ध के लिए तैयार होना तथा निशस्त्र होने का अर्थ है युद्ध अलावा आक्रमण को नियंत्रण देगा। आगे देखते हैं छठा पॉइंट, निःशस्त्रीकरण से स्थायी विश्व शांति संभव नहीं। आलोचकों का यह भी मत है कि निःशस्त्रीकरण एक प्रकार से शांति तथा सुरक्षा का प्रत्यक्ष साधन नहीं हो सकता जब तक परस्पर शत्रुता, विरोध तथा युद्ध करने की कामना अंतर्राष्ट्रीय समाज में विद्यमान है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा की स्थिति तनावपूर्ण तथा समस्यात्मक बनी रहेगी। सातवां पॉइंट, अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य केवल साधन है, निःशस्त्रीकरण की उपज नहीं। यानी आलोचक यह भी तर्क देते हैं कि निःशस्त्रीकरण के सिद्धांत निर्माताओं का यह विचार अनुचित है कि इससे अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य उत्पन्न होगा। इसके विपरीत सच्चाई यह है कि केवल अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य से ही आगे देखिए निःशस्त्रीकरण हो सकेगा। अतः निःशस्त्रीकरण के लिए प्रयास करने की अपेक्षा हमें राष्ट्रों के मध्य संबंधों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में पहले से अधिक अंतर्राष्ट्रीय मित्रता, सहयोग तथा सहकारिता द्वारा अंतर्राष्ट्रीय सामंजस्य उत्पन्न करने के लिए कार्य करना होगा। आठवां पॉइंट, समृद्धि की अपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण। यानी समृद्धि की अपेक्षा राष्ट्रीय सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य है क्योंकि समृद्धि तो केवल सुरक्षा के वातावरण से ही संभव है तथा सुरक्षा की प्राप्ति सशस्त्रों से ही हो सकती है। धन संपत्ति की अपेक्षा सुरक्षा अधिक आवश्यक है। विकास की अपेक्षा जीवन अधिक महत्वपूर्ण है। वास्तव में उपरोक्त तर्क व्यवहारिक से निरर्थक और सारहीन है क्योंकि वस्तु स्थिति यह है कि सशक्तिकरण मनोवैज्ञानिक दृष्टि से युद्ध को जन्म देता है। आगे देखते हैं साथियों यही आपका क्वेश्चन समाप्त हो गया है। यदि साथियों आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि साथियों जैसे ही हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करें उसकी सूचना आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। और साथियों हम आपको बता दें हमने इससे पहले 3 वीडियो अपलोड कर दिए हैं। ये साथियों हमारी चौथी वीडियो है। इसके बाद भी हम वीडियो लाने वाले हैं। 1 या 2 घंटे में हमारी वीडियो अपलोड हो जाएगी। तो साथियों आपसे मैं कहता हूँ कि आप प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंडों को शेयर करें। चलिए साथियों यहीं तक, धन्यवाद साथियों।